डांट खाते खाते बच गई मैं। चैप्टर 10। चलिए शुरू करते हैं। माया प्रिंसिपल के कैबिन में बैठी हुई थी। वहीं प्रिंसिपल माया को देख पहले तो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने जिस प्रोफेसर को अपॉइंट किया था वो यही है, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें बिलीव भी हो जाता है। उनके बाद वह मुस्कुराकर सारे पेपर वर्क कंप्लीट कराते हैं और पूछते हैं कि आपको इतना लेट कैसे हो गया। तब माया मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्हें कुछ इशू थे, बस वही शॉर्ट आउट करने में थोड़ा सा वक्त लग गया। तो प्रिंसिपल सर भी मुस्कुरा देते हैं। वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, वो तो हमारे स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट और पढ़ाई को लेकर सीरियस रहते हैं, तो शायद इसीलिए आपको परेशान कर दिया होगा। तो माया मुस्कुरा देती है, लेकिन मन ही मन कहती है, पढ़ाकू और बच्चे, कितना घटिया मजाक है। क्योंकि उसे वही सीन याद आ गया कि कैसे उसे डराने आए थे और माया ने उन सब लोगों को ही डरा दिया। उसके बाद प्रिंसिपल सर माया को प्रोफेसर शुक्ला जी के साथ भेज देते हैं क्लास दिखाने के लिए। और ऐसे ही कब 6 बज जाते हैं माया को पता ही नहीं चलता। वह 2 से 3 क्लासेस लेती है, जो कि काफ़ी अच्छी थी और स्टूडेंट्स भी ठीक ही थे, लेकिन उसमें वह नमूने स्टूडेंट्स अभी तक नज़र नहीं आए थे जो उसे परेशान करने के लिए वहां तक पहुंच गए थे और इतना गंदा प्लान बनाया था कि खुद ही अपने प्लान में फंस गए। लेकिन माया को इतना तो पता था कि जिस तरह से उसने उन स्टूडेंट को डराया है, उसके बाद तो वो लोग गलती से भी उसके दोबारा पंगे लेने की नहीं सोचेंगे। वहीं जैसे ही माया ये सोच, शाम के 6 बज गए थे और अब माया जल्दी जल्दी में ऑर्फनेज के लिए निकल जाती है और फिर कुछ घंटे बच्चों के साथ बिताती है जहाँ पर उसे सुकून मिलता था। उसके बाद जैसे ही घड़ी में 8 बजने को थे, वो हड़बड़ा गई, क्योंकि आज उसे घर भी तो जल्दी जाना था, लेकिन आज ऑर्फनेज में एक बच्चे का बर्थडे था जिसकी वजह से उसे ध्यान ही नहीं रहा और अभी भी बर्थडे पार्टी ख़त्म नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो चाहकर भी वापस नहीं जा सकती थी। लेकिन फिर कैसे ना कैसे कर वो जल्दी से जल्दी सब कुछ निपटा कर खुराना मेंशन के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसे आज थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट हो गया था। लेकिन माया को पता था कि कोई भी उसका इंतज़ार नहीं कर रहा होगा सिवाय मिलन जी के, क्योंकि उन्हें ही तो उसकी सबसे ज़्यादा चिंता रहती थी, जो कि हमेशा ही घर पर लेट आने पर उसे अच्छी खासी डांट लगाते थे और वह हमेशा ही अपने दोस्तों कान पकड़कर बच्चों की तरह मासूमियत से माफ़ी मांगती थी, तब जाकर वो उसे कहीं छोड़ते थे। लेकिन सच में मिलन जी ने उसे अपने घर में बिल्कुल बेटी बनाकर ही रखा था। उसकी पूरी फैमिली वो बन चुके थे और अगर पूरी दुनिया में किसी को उसकी चिंता थी तो वो वही थे। इसीलिए माया ज़्यादा देर तक ना करते हुए जल्द से जल्द खुराना मेंशन पहुंचने की कोशिश कर रही थी। और वैसे भी मिलन जी ने माया के लिए ड्राइवर और कार पहले से ही अरेंज कर रखा था, जो उसे हमेशा ही लेने और छोड़ने जाता था, जो बेचारा उसका ना जाने कब से इंतज़ार कर रहा था। रात के 10 बज चुके थे। मिलन जी स्टडी रूम में बैठे हुए थे और मालती जी और सरस्वती जी अपने अपने रूम में जा चुकी थी, क्योंकि उन्होंने खाना खा लिया था और अब रात भी काफ़ी हो गई थी। वहीं सोफे पर आयुष्मान अपनी उंगलियों में उंगली फंसाए दरवाजे की तरफ ही काफ़ी देर से देख रहा था, क्योंकि माया अभी तक घर वापस नहीं आई थी और उसे अभी भी माया की थोड़ी चिंता थी। इसीलिए वह बार बार 10 दरवाजे को ही देख रहा था, क्योंकि वह पहले की तरह अपने इस रिश्ते को फिर से बर्बाद नहीं करना चाहता था, बल्कि माया को बताना चाहता था कि माया उसकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखती है। लेकिन वह जब घर पर ही नहीं थी तो वो क्या इम्पोर्टेंस बताता। वह तो नौकरों से भी पूछता था आते ही कि माया कहाँ है, लेकिन उन लोगों ने बताया कि माया कॉलेज के बाद ऑर्फनेज जाती है। आयुष्मान को थोड़ा रिलैक्स फील होता है, क्योंकि उसे लगा कि माया कॉलेज से अब तक वापस क्यों नहीं आई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि माया ऑर्फनेज में भी काम करती है। उसे माया के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था कि माया एक साथ 2-2 जॉब करती है और साथ ही वो एक इंडिपेंडेंट लड़की भी है, जबकि उसने फ्यूचर में ना जाने उसके बारे में क्या क्या नहीं सोचा था कि वो पैसों के लिए उसके साथ है, जबकि वो हमेशा से ही उसके साथ सिर्फ प्यार के लिए ही थी।
लेकिन अब घड़ी में 10 बज चुके थे, लेकिन वो अब तक नहीं आए थे। इसीलिए वो बेचारा 2 घंटों से बस माया के लिए ही देवदास बनकर बैठा हुआ था। वहीं मिलन जी ने भी आयुष्मान का कल से ये अजीब बिहेवियर नोटिस किया था, इसीलिए वह माया के लिए बाहर सोफे पर बैठने के बजाय स्टडी रूम में थे। लेकिन इस बारे में आयुष्मान को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसे कोई है जो देख रहा है। वही मिलन जी देखना चाहते थे कि आखिर आयुष्मान के दिमाग में चल क्या रहा है और वो भला ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है, क्योंकि आज तक उसने ऐसा कभी नहीं किया था और उन्हें कुछ गड़बड़ भी लग रही थी, क्योंकि उसका ऐसा बदला हुआ रवैया उनकी आंखों में खटक रहा था। क्योंकि कल तक जो आयुष्मान माया को देखना तक नहीं चाहता था अपनी नज़रों के सामने, और वो आज अचानक उससे इतनी माया की चिंता होने लगी। वह मालती जी से भी माया के लिए लड़ गया था और अब वह माया के लिए ऑफिस से इतनी जल्दी आ गया था और माया को ढूंढ रहा था, जो मिलन जी को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। बिल्कुल वैसी हो गई जैसे फटे दूध की चाय, कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आयुष्मान बिल्कुल माया के लिए बदल चुका था। उसका ये बदला हुआ अवतार उनके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। कि पता था कि अंदर जाते ही उसे मिलन जी की अच्छी खासी डांट सुनने को मिलेगी, क्योंकि वह उसका अभी भी इंतजार कर रहे होंगे। वह दबे पांव बेचारी धीरे धीरे बिना शोर किए आगे आ रही थी कि तभी उसकी नज़र सोफे पर किसी पड़ती है, लेकिन वो उसे ध्यान से नहीं देखती और वह अपनी नज़रें छुपाते हुए अपने पर्स को चेहरे के आगे कर दबे कदमों से अंदर जाते 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 एकदम से सीढ़ियों तक पहुंच जाती है और एकदम से वहां पे चढ़ एकदम से भागने लगती है कि मिलन जी उसे नहीं दे। वहीं आयुष्मान के कान भी बहुत तेज थे, वो माया के कदमों की आवाज से ही पहचान जाता है कि माया आ चुकी है, लेकिन वह कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। बस वह माया की हरकतें देख रहा था, जिसे देख उसे हंसी आ रही थी। जैसे वो दबे कदमों से सोफे के पीछे से होते हुए निकल गई और सीढ़ियों से भाग। वहीं माया अपने रूम में पहुंचती राहत की सांस लेती है। माया अपने कमरे में आते ही अपने सीने पे हाथ रख लंबी लंबी सांस लेते हुए कहती है, आज तो डैडी की डांट खाते खाते बच गई मैं। वहीं मिलन जी भी स्टडी रूम से खिड़की से झांक कर ये नज़ारा देख रहे थे। उनकी नज़रें आयुष्मान पर ही टिकी थी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को बड़े ही ध्यान से नोटिस कर रहे थे, जो हल्का मुस्कुरा रहा था। वह सीढ़ियों की तरफ देखकर मन ही मन कहता है, यह लड़की भी ना। और फिर कुछ देर बाद वो भी उठकर वहां से जाने लगता है, जिसे देख मिलन जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर वह स्टडी रूम में अपना काम करने लगते हैं। माया कमरे में आने के बाद जल्दी से फ्रेश होकर बिस्तर पर लेट जाती है और काफ़ी ज़्यादा थके होने की वजह से उसे कुछ देर में ही नींद आ जाती है, क्योंकि ऑर्फनेज में एक बच्चे का बर्थडे था, जिसकी प्रिपरेशन के चक्कर में आज बेचारी इतना लेट हो गई। ऊपर से उसने केक भी इतना खाया था कि उसको झटपट नींद भी आ गई। कुछ घंटे बाद माया के कमरे का दरवाजा एकदम से खुल गया। कदमों से कोई उसके आगे बढ़ रहा था, क्योंकि माया के कमरे की डुप्लीकेट चाबी पहले ही आयुष्मान ने ले ली थी, इसीलिए बिना शोर के वह कमरे में आसानी से आ जाता है। वही माया गहरी नींद में सो रही थी और कमरे में हल्की रोशनी बिखरी हुई थी, क्योंकि माया को डिम लाइट में ही नींद आती थी। आयुष्मान माया के सामने बैठ जाता है और उसके चेहरे को ही देखने लगता है, जिस पर अभी चश्मा नहीं था, जिसकी वजह से उसका चेहरा और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो बंद होते ही उसे और भी ज़्यादा मासूम बना देती थी। आयुष्मान हल्का सा हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करता है और फिर ऐसे ही बहुत देर तक वह माया को ऐसे ही देखते रहता है। ना जाने क्यों उसे इस वक्त माया को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसका दिल तो कर रहा था वह ऐसे ही ना जाने कितने देर तक माया को देखता रहे, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह माया को आखिर कितनी देर तक देख सकता है, क्योंकि वह जितना भी उसे देख रहा था उसके दिल में एक गर्माहट सी महसूस हो। आयुष्मान ने आज से पहले कभी फील नहीं किया था, यहाँ तक कि जब भी वह राइमा के साथ रहता था तब भी उसे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। शायद क्या पता यही प्यार हो। उसके दिल की गर्माहट जो वो अपने सीने पर हाथ रख महसूस कर रहा था, तभी ना जाने क्या आयुष्मान के दिमाग में आता है और वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ वह माया के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, आई लव यू माया।
स्टूपिड वाइफी। वहीं माया अभी भी एकदम से अपने चेहरे को दूसरी तरफ फेर लेती है। शायद उसे आयुष्मान की बात नींद में भी खटक गई, लेकिन यूं अचानक से माया का उससे चेहरा दूसरी तरफ फेरना आयुष्मान को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह एकदम से दूसरी साइड जाते हुए थोड़ा नाराजगी से उसके चेहरे को देख बड़बड़ाया, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुंह फेरने की? अब मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बोलकर मैं बिस्तर के ऊपर चढ़ गया और फिर वो माया के चेहरे को और भी ध्यान से देखने लगा, और फिर एकदम से वो उसी के साइड में मजे से लेटते हुए अपनी टी शर्ट के बटन निकालने कर साइड टेबल पर रख देता है, क्योंकि उसे बिना शर्ट के सोने की आदत थी। और फिर वह माया को देखने लगा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और आंखों में एक अजीब सी शरारत। वो एकदम से माया को अपनी बाहों में भर लेता है। वहीं माया को जब नींद में ही अपने शरीर में जकड़न सी महसूस होती है तो वो उसकी बाहों से आज़ाद होने की कोशिश करती है, लेकिन वो अभी भी नींद में ही थी। लेकिन अभी आयुष्मान उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और उल्टा उसे और भी ज़्यादा लाइटली हक करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से इस बार छोड़ दूंगा? आज से और अभी से तुम्हें बीवी होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। ये बोल उसके माथे पर एक हल्की सी किस कर देता है, जिससे माया ना जाने क्यों पर नींद में ही शांत होने लगती है और वह स्ट्रगल करना भी छोड़ देती है, जैसे मानो उसके ऊपर आयुष्मान का कौन सा जादू हो गया हो। जैसे आयुष्मान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर वो आराम से उसे हक करके आंखें बंद कर लेता है और वो भी गहरी नींद में चला जाता है। अगली सुबह माया की जब नींद खुलती है तो वो अपनी आधी खुली आंखों को कसमसाते हुए उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अपने शरीर पर कुछ भारी भारी सा महसूस होता है और शरीर में जकड़न सी महसूस हो रही थी और साथ में दर्द भी हो रहा था। वो एकदम से अपनी बॉडी को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहे थे, जिससे उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और उसकी पूरी नींद एक पल में गायब हो गई थी। और वह एकदम से अपने बगल में देखती है, जिसे देखने के बाद तो उसके चेहरे का रंग एकदम से फीका पड़ जाता है, क्योंकि आयुष्मान उसे बिना शर्ट के हक करके सो रहा था, जिसकी वजह से माया के गले से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी उसकी नज़र आयुष्मान की बॉडी पर जाती है, जिसे देख अब उसका चेहरा बुरी तरह से लाल हो गया था, क्योंकि उसके बगल में कोई और नहीं बल्कि उसका ही हस्बैंड सोया था, जो कि उसे के लिए आज किसी बहुत बड़े सदमे से कम नहीं था। ऊपर से उसे तो यह किसी सपने जैसा ही लग रहा था, इसीलिए वो अपनी पलकें झपकाकर 102 बार देखती है तो उसके सामने आयुष्मान ही था। तो वो अपनी उंगली से आयुष्मान के चेहरे को टच करती है, लेकिन तभी एकदम से आयुष्मान अपनी आंखें खोल देता है, जिसे देख माया की आंखें तो एकदम से बड़ी हो जाती हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट